आधी रात का वक्त था। कुछ युवकों का एक ग्रुप जंगल के रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो लोग जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे और वहां किसी अच्छी सी जगह की तलाश में थे जहां पर कैंप लगाया जा सके। तभी उनमें से एक युवक को थोड़ी दूर पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जब वो उस ओर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा वहां पर एक रेलवे स्टेशन मौजूद था और स्टेशन के चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। तभी वहां पर तेज हॉर्न बजाती हुई एक ट्रेन नजर आई। उस ट्रेन के आते ही स्टेशन पर भगदड़ सी मच गई। हर तरफ धक्का मुक्की होने लगी। तभी उन युवकों में से एक ने कहा, अबे यार, सोचा नहीं था कि यहां पर रेलवे स्टेशन होगा। चलो यहां से कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। उसकी बात से उसके साथी भी सहमत हो गए। जब वो लोग उस स्टेशन की एक दुकान से खाने पीने का सामान ले रहे थे तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। हॉर्न बजते ही वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया। जिस दुकान वाले से वो सामान ले रहे थे, अचानक उसका सामान्य सा दिखने वाला चेहरा बुरी तरह से जले हुए चेहरे में बदल गया। ये देख वो सब डर कर वहां से भागने लगे, लेकिन तभी उनका ध्यान पटरियों पर खड़ी उस ट्रेन पर गया जो कि पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी और उसमें बैठे यात्रियों की चीख पुकार से समूचा स्टेशन जैसे गूंज उठा था। तभी कुछ जलते हुए यात्री उस ट्रेन से कूदे और उन युवकों की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते उन युवकों के ग्रुप को उन जलते हुए यात्रियों ने घेर लिया। वो सब मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी ना आया। फिर वो अधजले यात्री उन युवकों को घसीटते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी उस ट्रेन के अंदर ले गए। फिर कुछ ही पलों में वो सब भी जलकर राख में बदल गए। अब वो ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ी और फिर धुंध में कहीं गायब हो गई। उस स्टेशन पर जो भी इंसान मौजूद थे वो भी अब वहां से गायब हो चुके थे। फिर देखते ही देखते वो पूरा रेलवे स्टेशन एक खंडहर में बदल गया। तभी अचानक मयंक की नींद टूट गई और वो खौफते हुए अपने बिस्तर पर उठ बैठा। खौफ से उसका शरीर पसीना पसीना हो चला था। उसने इतना भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने बेडरूम की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के करीब 1 बजने को थे। आमतौर पर उसे ऐसे सपने इतनी आसानी से डरा नहीं पाते थे क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था, लेकिन यह सपना ये कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। मयंक दिल्ली में रहता था और उसे ऐसी ही जगहों और भूत प्रेत की कहानियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि वो एक यूट्यूबर था और वो अपने चैनल पर ऐसी ही जगहों के वीडियो अपलोड करके उनके पीछे छुपे हुए राजों से पर्दा उठाने की कोशिश किया करता था। उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में थे। वो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करता था जो सच में भूतिया हों और जहां जाने से लोग घबराते हों। कई बार जब उसके दोस्त उससे पूछते, क्या तुझे भूत प्रेत और ऐसी वीरान जगहों पर जाने से डर नहीं लगता, तो वो हंसकर उनसे कहता, मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता। मुझे तो इस बात की खुशी होती है कि मेरे जरिए लोगों तक ऐसी जगहों की सच्चाई पहुंचती है। भयानक रहस्यों से पर्दा उठाना अब उसका एक तरह से पेशा बन चुका था। वो हर ऐसी जगहों को दुनिया के सामने लाना चाहता था जो लोगों की नजरों से अब तक छुपी हुई थी। आजकल उसे एक ऐसी ही जगह की तलाश थी जिसे वो दुनिया के सामने ला सके, लेकिन इस बार उसे कुछ खास चाहिए था, कुछ ऐसा जो लोगों के होश उड़ा दे। उसने इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात की, लेकिन जिन जगहों के बारे में उन्होंने उसे बताया उस बारे में पहले ही कई यूट्यूबर वीडियो बना चुके थे। उनमें से कुछ जगहें तो ऐसी भी थीं जहां वो खुद भी जा चुका था। उसे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जिससे लोग पूरी तरह से अनजान हों और जिसे सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया हो। इसी बीच एक दिन उसे एक पुराना अखबार हाथ लगा जिसमें एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 26 साल पहले बरौली घाट रेलवे स्टेशन पर एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग जलकर मारे गए थे। साथ में यह भी लिखा हुआ था कि कुछ लोगों का मानना है कि वो ट्रेन आज भी रात के वक्त वहां से गुजरती है। कुछ लोगों ने तो उस ट्रेन को अपनी आंखों से देखने का दावा भी किया था, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कहते हैं उन सब की मौत बड़े ही रहस्यमयी तरीके से हो चुकी थी और किसी को भी उनकी मौत के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया था। थोड़ी छानबीन करने पर मयंक को पता चला कि उस ट्रेन दुर्घटना में 2 ऐसे भी शख्स थे जो जिंदा बच गए थे। उनमें से एक था ट्रेन का लोको पायलट और दूसरा शख्स था उसी ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट। मयंक को इस बारे में अभी और भी जानकारी जुटानी थी। वो जब भी ऐसी किसी जगह पर शूट के लिए निकलता था तो उसके बारे में पहले ही सब कुछ पता कर लेता था,
क्योंकि उसका मानना था कि लोगों तक गलत जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले ही दिन से मयंक उन दोनों लोगों का पता लगाने में जुट गया। उनको ढूंढना उसके लिए कुछ ऐसा ही था जैसे किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढना हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रेन हादसे की जानकारी गुप्त रखी गई थी। शायद वो दोनों उस ट्रेन दुर्घटना की वजह जानते थे और कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि उस बारे में किसी और को पता चले। लेकिन फिर भी मयंक ने किसी तरह उनका पता निकाल लिया। लेकिन उनमें से अब एक ही शख्स जिंदा बचा था जो उस ट्रेन का लोको पायलट था। असिस्टेंट लोको पायलट की कुछ साल पहले ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। मयंक जब उससे मिला तो उसने उसे वो सब बताया जो उसे पता था। उसने बताया कि वो सोमवार की सुबह थी। हर कोई बरौली स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। वहां आने वाली अगली ट्रेन में कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की मां थी, तो कोई किसी का बाप। उनके परिवार वाले बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसके सारे डब्बों में आग लगी हुई थी। डिब्बों के भीतर आग में जलते हुए पैसेंजर्स की दर्दनाक चीखों से पूरा स्टेशन गूंज उठा था। वहां पर मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और जिनके रिश्तेदार या परिवार वाले उस ट्रेन से आने वाले थे वो सब भी वहां रो रहे थे। उनकी नजरों के सामने उनके परिवार वाले आग में जिंदा जल रहे थे। जब तक बचाव दल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की सारी बोगियां बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थीं। उस ट्रेन में सिर्फ दो ही खुशकिस्मत इंसान थे जो बच पाए थे, जिसमें एक मैं खुद था और दूसरा मेरा असिस्टेंट। मयंक के पास अब काफी जानकारी इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई थी उसे अपनी आंखों से देखना था। अगले ही दिन मयंक अपने दोस्त आदित्य के साथ बरौली घाट के लिए निकल गया, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास एक छोटी सी जगह थी। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने एक छोटे से होटल में कमरा बुक करा लिया, क्योंकि उनको सूट में कुछ दिन लगने वाले थे और इतने दिन वो बाहर नहीं रह सकते थे। होटल में फ्रेश होने के बाद उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और अपना कैमरा लेकर उस रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। वहां पर वो कुछ लोकल लोगों से मिले जो वहीं आसपास के गांवों में रहते थे। जब उन्होंने उन लोगों से उस स्टेशन और उस ट्रेन के बारे में पूछा तो कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इस बारे में बात करने से भी घबरा रहे थे। स्टेशन पर टहलते हुए उन्हें घंटों बीत चुके थे। तभी उनकी नजर वहां मौजूद एक छोटी सी चाय की टपरी पर गई तो वो दोनों वहीं जाकर बैठ गए। चाय पीने के बाद मयंक का ध्यान उस चाय की टपरी वाले बुजुर्ग पर गया, जो दिखने में करीब 60 से 65 साल का लग रहा था। मयंक ने सोचा कि शायद उसे जरूर उस स्टेशन और उस ट्रेन के बारे में कुछ न कुछ पता होगा, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो भी कुछ बताने से इनकार न कर दे। ये सोचकर उसने एक 500 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। 500 का नोट देखते ही उस बुजुर्ग ने तुरंत ही उसे लपक लिया और फिर उसे अपनी जेब में रखते हुए कहा, कहो बेटा, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? मयंक ने एक नजर अपने दोस्त आदित्य को देखा, फिर उस आदमी को देखते हुए पूछा, बाबा जी, क्या आप यहाँ के बरौली नारघाट स्टेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने सुना है कि वहां पर आज भी आधी रात के बाद एक ट्रेन नजर आती है जो कई सालों पहले एक दुर्घटना में तबाह हो चुकी थी। मयंक को उस बुजुर्ग ने वही बातें बताईं जो वो पहले से ही जानता था, लेकिन साथ में उसने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि रात के वक्त उस जगह पर जाना ठीक नहीं है। अगर उन्हें वहां जाना ही है तो दिन में जाएं, रात में बिल्कुल नहीं। ऊपर से वो जगह सरकार ने प्रतिबंधित भी कर रखी थी। जब मयंक ने उस बुजुर्ग से इसके पीछे की वजह पूछी तो उसने बताया कि हर रात वो खंडहर में बदल चुका रेलवे स्टेशन जिंदा हो जाता है और उस स्टेशन पर वो भूतिया ट्रेन भी आती है, जिसका वीडियो शूट करने के लिए मयंक वहां आया था। अब मयंक को यह यकीन हो चुका था कि वो ट्रेन सच में आधी रात के वक्त उस रेलवे स्टेशन पर आती है और उसे अब एक नई और हैरतंगेज सच्ची कहानी मिल जाएगी। उसने जब गूगल मैप्स पर बरौली घाट लिखकर सर्च किया तो गूगल मैप्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर तो उन्हें उस दुकान वाले बुजुर्ग से ही वहां का रास्ता पूछना पड़ा। उस ओर जाने वाला रास्ता एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। ऊपर से वो रास्ता काफी पथरीला और खराब था, जिस पर कार से जाना तो लगभग नामुमकिन ही था। इसलिए उन्होंने अपनी कार उस दुकान के बगल में ही पार्क कर दी और उस बुजुर्ग दुकान वाले से कार का ध्यान रखने के लिए कह दिया। उस दिन वो बस उस जगह को देखना चाहते थे और उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग दिन के समय वहां जा रहे थे।
जब वो दोनों बरौली घाट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही अजीब सा और डरावना था। स्टेशन अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। वहां पर लगा रेलवे स्टेशन के नाम का बोर्ड भी सड़ चुका था। मयंक ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, लगता है यहां पर कोई आता जाता नहीं है। चलो अच्छा ही है, वीडियो शूट करने में कोई रोक टोक नहीं होगी। उसके दोस्त आदित्य ने भी उसकी इस बात पर हाँ में सिर हिलाया। अब मयंक ने आदित्य को कैमरा चालू करने के लिए कहा और वो खुद उस स्टेशन के बारे में बताने लगा। वो कैमरे में वहां की हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। दिन के वक्त भी वो जगह कम डरावनी नहीं लग रही थी। उस समूचे स्टेशन को एक अजीब सी धुंध ने घेर रखा था, जो देखने में ना ही कोहरा लग रही थी और ना ही किसी तरह का धुआं। एक और अजीब बात यह थी कि वो धुंध बाकी जगहों को छोड़कर सिर्फ उस स्टेशन पर ही थी। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो उन्होंने कैमरा बंद करके बैग में डाला और फिर पटरी पर चलने लगे। अभी वो बस कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि वहां फैली वो धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर किसी तरह की सीमा हो, जहां से आगे उस धुंध का बस न चलता हो। ये देख मयंक ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, शाम भी ढलने वाली है। आदित्य ने पलटकर पहले तो धुंध की ओर देखा और फिर मयंक की ओर देखते हुए कहा, सही कह रहा है तू, मुझे तो दिन में भी यहां पर डर लग रहा है। उसकी बात सुन मयंक ने हंसते हुए उससे कहा, अरे डर मत, वो ट्रेन तो आधी रात के बाद आती है। और तू मुझे एक बात बता, तू मेरे साथ इतने वक्त से काम कर रहा है, इसके बाद भी तुझे ऐसी जगहों से डर लगता है? उसकी बात सुन आदित्य ने कहा, भाई ये जगह बाकी जगहों से बहुत अलग है, न जाने क्यों, पर यहां ज्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक वहां पर दूर से कुत्तों के रोने की अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। मयंक उन आवाजों की आने की दिशा की ओर देखते हुए बोला, हाँ चल यार, अब यहां से चलते हैं, मुझे भी यहां पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं लग रहा है। वो दोनों वहां से बस निकलने ही वाले थे कि तभी मयंक को धुंध में किसी इंसान की हल्की सी परछाई दिखाई दी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो परछाई उसे देखकर मुस्कुराई हो। ये देख उसने उस इंसानी परछाई को आवाज दी, रुको, सुनो तो सही। लेकिन वो जो कोई भी था धुंध में जैसे पलक झपकते ही कहीं गायब हो गया। तभी आदित्य ने उस ओर देखते हुए मयंक से पूछा, तू किसको आवाज दे रहा है? वहां पर तो कोई भी नहीं है। इस पर मयंक ने आदित्य की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, अभी वहां पर मुझे कोई दिखाई दिया, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या तूने सच में उसे नहीं देखा? आदित्य ने एक नजर उस ओर देखा, फिर मयंक को देखते हुए बोला, अरे भाई बेकार में क्यों डरा रहा है, वैसे भी पहले से ही हालत खराब है। मयंक को लगा कि शायद वो उसकी नजरों का धोखा होगा, इसलिए उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहां पर कोई तो था जिसकी नजर उस पर थी। मयंक और आदित्य का असली काम तो रात में शुरू होने वाला था, क्योंकि उस पुराने अखबार के आर्टिकल और बाकी जानकारियों के हिसाब से उस स्टेशन पर आने वाली ट्रेन आधी रात के बाद ही नजर आती थी। इसलिए उन्हें अब बेसब्री से आधी रात होने का इंतजार था। जब वो वहां से थोड़ा आगे निकल आए तो मयंक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो जब कुछ और आगे बढ़े तो मयंक को अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस ओर मुड़कर देखा तो उसे तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर 2 बच्चे खेलते हुए नजर आए। उन्हें देखकर वो सोच में पड़ गया। आखिर ऐसी वीरान सी जगह पर जहां दिन में भी आने से लोग कतराते हैं, भला इस वक्त ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं? जैसे ही जिज्ञासावश वो उनकी तरफ जाने लगा, वो दोनों बच्चे धुंध में कहीं गायब हो गए। अब मयंक को यह पक्का यकीन हो गया था कि वो कोई उसकी आंखों का धोखा भर नहीं था, बल्कि सच था। इन सब घटनाओं से इतना तो पक्का हो चुका था कि उस जगह पर वास्तव में आत्माओं का वास था। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता था कि वो ट्रेन वाली बातें भी सच थीं। वो तो तभी कंफर्म होती जब वो उस ट्रेन को अपनी आंखों से देखता। वहां से सीधे वो लोग उस चाय की टपरी पर गए जहां पर उन्होंने अपनी कार पार्क की थी। वो वहां से कार ड्राइव करते हुए होटल के लिए निकल गए। होटल पहुंचकर आदित्य तो खाना खाकर सो गया, लेकिन मयंक की आंखों से जैसे नींद ही उड़ चुकी थी। इसलिए उसने अपने लैपटॉप में वो वीडियो देखना शुरू किया जो उन्होंने दिन के वक्त उस स्टेशन पर रिकॉर्ड किया था। वीडियो में उसे अपने पीछे वो बच्चे भी नजर आए जो उसे स्टेशन पर खेलते हुए दिखाई दिए थे। उन दोनों बच्चों की उम्र यही कोई 5-7 साल रही होगी और वो दोनों उनके कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही उसने उन बच्चों को वीडियो में देखा
वो पास में ही बिस्तर पर सोए हुए आदित्य को नींद से उठाने लगा। कुछ देर में आदित्य अपनी आंखें मलता हुआ उठा और फिर मयंक को अधखुली आंखों से देखते हुए बोला, क्यों परेशान कर रहा है भाई? चैन से सोने भी नहीं देता। तभी मयंक ने उसको झिंझोड़ते हुए कहा, अबे सोना छोड़ और ये देख वीडियो में क्या है। तूने बताया क्यों नहीं कि वो बच्चे वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं? आदित्य ने आंखें मींजते हुए एक उबासी ली और फिर उस वीडियो को देखते हुए बोला, तू किन बच्चों की बात कर रहा है भाई? मुझे तो वहां पर कोई भी बच्चा नजर नहीं आया। उसका जवाब सुनने के बाद जैसे ही मयंक ने लैपटॉप की स्क्रीन पर दोबारा नजर दौड़ाई तो उस वीडियो में अब सच में कोई बच्चा नहीं था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो उसने वीडियो में उन बच्चों को खेलते हुए देखा था। मयंक अब गहरे सोच में पड़ गया। कहीं ये सब किसी तरह का कोई इशारा तो नहीं है? कहीं उस रेलवे स्टेशन की वो आत्माएं मुझे कुछ बताने की कोशिश तो नहीं कर रही? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी आदित्य ने उसे कहा, भाई तू काम कर करके थक चुका है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो तुझसे आगे का काम ठीक से नहीं हो पाएगा। और हां, अब मुझे कम से कम 2-3 घंटे से पहले मत उठाना। इसके बाद आदित्य फिर से सो गया। मयंक ने वो पूरा वीडियो देख लेने के बाद अपना लैपटॉप बंद किया और फिर अपने फोन में 2 घंटे बाद का अलार्म लगाकर वो भी सो गया। वैसे भी आधी रात होने में अभी काफी समय था। दिन भर की भाग दौड़ से वो दोनों थक कर चूर हो गए थे। अगर वो कुछ देर की नींद नहीं लेते तो रात में शायद ठीक से काम भी नहीं कर पाते। जब घड़ी ने रात के 12 बजाए तो मयंक ने अपना कैमरा बैग उठाया और उस रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर अकेला ही पैदल निकल पड़ा। आदित्य उसके साथ नहीं जा पाया क्योंकि अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो दवाई खाकर गहरी नींद में सो रहा था। इसलिए उसने उसको जगाना ठीक नहीं समझा और वो अकेले ही चल पड़ा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा था जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब मयंक उस पत्थरीले उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था तब उसे उस रास्ते में एक बुजुर्ग और एक उसकी ही हमउम्र का नौजवान मिला। वो दोनों आगे जंगल की ओर जा रहे थे। मयंक को भी उसी जंगल से होकर गुजरना था। मयंक ने उनको आवाज देकर पूछा, क्या आप लोग बरौली घाट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं? उसके मुंह से बरौली घाट स्टेशन का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग ने उससे कहा, नहीं बेटा, हम तो किसी काम से दूसरे गांव जा रहे हैं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? कहीं तुम उस मनहूस स्टेशन पर तो नहीं जा रहे ना? बेटा, अगर ऐसा है तो यहीं से लौट जाओ। वहां रात के वक्त जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। उस बुजुर्ग की बात सुन मयंक ने कहा, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया दादाजी, लेकिन मुझे ऐसी चीजों की आदत है। मैं इससे भी ज्यादा खौफनाक जगहों पर जा चुका हूं। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। वो बूढ़ा उसे समझाता रह गया, लेकिन मयंक उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ता गया। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो जिस जगह पर जा रहा था वो किस तरह की जगह थी, लेकिन वो तो वहां की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था और उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि उसे आज की रात ही उस ट्रेन का सच पता करना था। जब वो उस जंगल के बीच से होकर जाने वाले उस घने अंधेरे से घिरे हुए रास्ते से जा रहा था तो उसे वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहीं से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी तो कहीं से जानवरों की डरावनी आवाजें। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे उस जंगली रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। तभी वो कुछ सोचते हुए फुसफुसाया, कहीं मैंने यहां अकेले आकर गलती तो नहीं कर दी? रात में तो ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। तभी अचानक झाड़ियों में एक धीमी सी हलचल हुई। ये देख जैसे उसके पैर वहीं जम गए। उसने डरते हुए अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट झाड़ियों की ओर घुमाई। तभी एक बूढ़ी औरत उन झाड़ियों से बाहर आई। उसको देखते ही मयंक भीतर तक कांप गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी रात को ये बुढ़िया भला इस जंगल में क्या कर रही है? कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है? ऊपर से उसका चेहरा भी काफी ज्यादा डरावना था। इससे पहले कि मयंक उससे कुछ पूछता, वो बुढ़िया कांपती हुई आवाज में बोली, रुको बेटा, उस मनहूस स्टेशन की तरफ मत जाना। वो सब तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। अगर तुम वहां गए तो तुम वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। बुढ़िया की बात सुन मयंक ने बेपरवाही से कहा, लगता है दादी जी आप यहीं कहीं आसपास ही रहती हैं। देखिए, आप मेरी चिंता मत करिए और अपने घर जाइए। रात के वक्त ऐसी जगहों पर घूमना आपके लिए ठीक नहीं है। ऊपर से यहां जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है।
तभी अचानक वहां एक तेज हवा का झोंका अपने साथ धूल मिट्टी का गुबार लेकर आया और मयंक की आंखों में धूल भर गई। जब वो अपनी आंखें मसलता हुआ उस बूढ़ी औरत की ओर पलटा तो वो वहां नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो अचानक कहीं गायब हो गई हो। मयंक इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोला, वो बूढ़ी औरत अचानक कहां चली गई? कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी? मयंक को अब थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए अब वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर उसे धुंध में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचा तो वो वहीं बरौली घाट रेलवे स्टेशन था जहां पर उसे वीडियो शूट करना था। रात में वो जगह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुनसान सा खंडहर में बदल चुका रेलवे स्टेशन और वहां पड़ी वो पुरानी जंग लगे लोहे की बेंचें उसी का इंतजार कर रही थीं। तभी उसकी नजर उस स्टेशन की एक जर्जर सी दीवार से टंगी एक जलती हुई लालटेन पर गई, जो काफी अजीब बात थी क्योंकि वहां पर आने जाने से तो हर कोई घबराता था। फिर वो जलती हुई लालटेन आखिर वहां किसने टांगी होगी? मयंक ने जैसे तैसे कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। वो रिकॉर्डिंग करते हुए बोल रहा था, दोस्तों, यही है वो स्टेशन जहां आने से हर कोई घबराता है। ये कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन मैंने सुना है कि यहां पर आधी रात के बाद एक ट्रेन आकर रुकती है। मैं आज आपको वही भूतिया ट्रेन दिखाने वाला हूं। वो चारों तरफ कैमरा घुमाते हुए उस जगह के बारे में बताता भी जा रहा था। तभी उसको दूर ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल धीमी सी। वो आवाज की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों, लगता है वो ट्रेन आ रही है। ध्यान से सुनिए, आपको उस ट्रेन का हॉर्न सुनाई देगा। वो उस हॉर्न की आवाज की दिशा में देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने जब पलटकर पीछे देखा तो उसे वहां कोई दिखाई ना दिया। वो कैमरे में देखते हुए फुसफुसाया, दोस्तों, ये हकीकत है। ये ट्रेन वाली बात बिल्कुल सच लग रही है। मैं वो पहला शख्स हूं जो इस सच्चाई को आज रात दुनिया के सामने लाने वाला हूं। तभी दूर उस पुरानी ट्रेन के इंजन की धीमी आवाज गूंजी। मयंक ने जल्दी से अपने कैमरे का फोकस उस रेलवे ट्रैक की तरफ किया जिस ओर से वो आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उस धुंध में ट्रेन का हॉर्न और इंजन की आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ पलों बाद वो ट्रेन उस धुंध को चीरते हुए बाहर आई और प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मयंक आंखें फाड़े उसे देख रहा था। वो ट्रेन बिल्कुल दूसरी ट्रेनों जैसी ही थी। वो ना ही कहीं से जली हुई दिख रही थी और ना ही उसमें कोई गड़बड़ी नजर आ रही थी। तभी अचानक वो समूचा रेलवे स्टेशन जगमगा उठा, मानो जैसे वहां की हर एक चीज फिर से जाग उठी हो। इतना ही नहीं, अब तो वहां पर बहुत से लोग भी नजर आने लगे थे। कोई खाने पीने की चीजें बेच रहा था तो कोई चाय चाय की आवाज लगा रहा था। मयंक उस ट्रेन को देखते हुए बड़बड़ाया, मैंने तो सुना था कि ट्रेन पूरी तरह से जल चुकी है, फिर ये इतनी बेहतरीन कंडीशन में कैसे है? और ये इतने सारे लोग अचानक कहां से आ गए? यह कहते हुए वो उस समूची ट्रेन को बड़े ध्यान से अपने कैमरे में उतारने लगा। वो कैमरा रोल करते हुए ट्रेन के इंजन की तरफ आने लगा। ट्रेन का नाम पढ़ते हुए वो बोला, तो दोस्तों, ये है बरौली स्टेशन की वो रहस्यमयी सवारी गाड़ी 221। वो बाहर से ही उस ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों की रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी अचानक एक डिब्बे का गेट खुला तो ऐसा लगा मानो उसे कोई उस ट्रेन के भीतर बुला रहा हो। वो आगे बढ़ा और ट्रेन में चढ़ गया। भीतर चढ़ते ही उसने देखा कि ट्रेन की वो बोगी यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और हर किसी की नजर उसी पर ही थी। उनको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सब बरसों पहले उस ट्रेन में जलकर मर चुके यात्रियों की आत्माएं थीं। वो सब तो बिल्कुल सामान्य से इंसान लग रहे थे। तभी मयंक कैमरे में देखकर फुसफुसाया, दोस्तों, मैं इस ट्रेन के भीतर हूं, लेकिन ये सब तो जिंदा लोग हैं। कहीं यहां की वो बातें अफवाह तो नहीं थीं। तभी अचानक ट्रेन की उस बोगी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहां धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी। फिर देखते ही देखते ट्रेन की वो बोगी धुएं से भरने लगी। इसी के साथ उसमें बैठे यात्री जो अब तक सामान्य लग रहे थे, उनके चेहरे अब विकृत और भयानक होने लगे थे। उनकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थीं, मानो उनमें खून उतर आया हो। ये देख मयंक डरते हुए पीछे हटने लगा। वो अब किसी तरह उस ट्रेन से नीचे उतरना चाहता था। उसने उस बोगी का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अब वो भयानक से दिखने वाले पिशाच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे थे। तभी किसी ने उसका एक पैर मजबूती से जकड़ लिया। जब उसने नीचे झुककर देखा तो जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया।
एक पूरी तरह से जले हुए बच्चे ने उसका पैर पकड़ रखा था। मयंक ने अपना पैर उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसे उसका पैर छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी वो बच्चा उसको देखते हुए बोला, तुम हम सबको देख सकते हो, इसका मतलब अब तुम यहां से वापस नहीं जा पाओगे। तभी ट्रेन की उस बोगी में मौजूद वो सभी पिशाच एक साथ झूमने और नाचने लगे, जैसे किसी चीज की खुशी मना रहे हों। तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत ने उससे बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा, हमने भी वही गलती की थी जो तुमने की। हम भी लौटना चाहते थे, लेकिन अब हम हमेशा के लिए यहां फंस गए हैं। जो इस ट्रेन में एक बार आ गया, समझो वो यहीं का होकर रह गया। तभी मयंक ने पूरी ताकत से अपना पैर झटका और जैसे ही उस बच्चे की पकड़ से उसका पैर छूटा, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक वो ट्रेन एक तेज हॉर्न देते हुए धीरे धीरे चल पड़ी। मयंक वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो जैसे एक ही जगह पर जम गया था। वो दौड़ तो रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उस खौफनाक से चेहरे वाली उस औरत ने उसे छुआ और वो आगे बढ़ गई। अब मयंक वहां से दूसरी बोगियों की ओर भागने लगा, लेकिन हर एक बोगी में उसी तरह के झुलसे हुए लोग बैठे उसे घूर रहे थे। वो सब के सब पिशाच थे। जैसे ही वो सब मयंक को देखते, वैसे ही वो उसकी ओर बढ़ने लगते। कभी किसी की छाया अचानक उसके पैरों के पास दिखती, तो कभी किसी का हाथ दरवाजे से बाहर निकलता। तभी मयंक डर से कांपते हुए चीखा, मुझे यहां से जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस यहां सच जानने आया था। वो दौड़ता, डिब्बे बदलता, लेकिन जैसे वो ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही थी, तभी वो भागते हुए एक बोगी में रुका और उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उस पर लिखा था, कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे, अब तुम भी हम में से एक बनकर यहीं रह जाओगे। तभी अचानक ट्रेन रुक गई और उसके दरवाजे अपने आप ही खुल गए। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही मयंक बदहवास सा प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उसने जब इधर उधर देखा तो वो उसी बरौली स्टेशन पर ही था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ट्रेन अभी तक वहीं पर खड़ी थी। उसे लगा कि शायद वो बच गया, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके सामने खड़ी एक बच्ची पर गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। उसे देख मयंक वहां से भागने लगा। इसी के साथ वो ट्रेन भी धुंध में कहीं गायब हो गई। तभी उसके पीछे से उस बच्ची की आवाज आई, याद रखना, बरौली स्टेशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मयंक जैसे तैसे होटल पहुंचा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मौत से सामना होने के बाद भी वो बच गया था। उसने जल्दी से अपने बैग से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा, लेकिन उसने कैमरे में जो देखा वो चौंका देने वाला था। उस वीडियो में अब उसका खुद का चेहरा भी बुरी तरह से जला हुआ नजर आ रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उस ट्रेन में उन पिशाचों के चेहरे थे। अब उसने घबराकर आदित्य को उठाने की कोशिश की, जो कि वहीं उसके पास बिस्तर पर सो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसको हाथ लगाना चाहा, उसका हाथ आदित्य के शरीर के आर पार हो गया। अब वो समझ गया कि वो भी अब उस ट्रेन के यात्रियों में शामिल हो चुका है और अब वो कभी इंसानी दुनिया में लौट कर नहीं आ सकता। सुबह जब आदित्य की नींद खुली तो उसने वहां मयंक को न पाकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका फोन तो बंद आ रहा था। तभी आदित्य की नजर उस कमरे में पड़ी एक बेंच पर गई, जिस पर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। जब उसने लपक कर उस कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, आदित्य मेरे दोस्त, मैं उस रेलवे स्टेशन पर वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। वो नोट पढ़ने के बाद आदित्य को अजीब सी घबराहट होने लगी। अब उसे यह डर सताने लगा कि कहीं मयंक के साथ कोई बुरा हादसा ना हो गया हो, क्योंकि वो रात के वक्त गया था और अब सुबह हो चुकी थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आदित्य उसे सुबह से लगातार फोन किए जा रहा था, लेकिन उसका फोन अब भी बंद आ रहा था। इसी कारण अब उसकी चिंता भी बढ़ने लगी थी। दोपहर तक वो किसी तरह उस बरौली घाट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन वो तो हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा था। इंसान तो दूर, वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। वो मयंक को लगातार आवाज दे रहा था, लेकिन उसके कानों से उसी की आवाज लौटकर टकरा रही थी। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक कैमरे को देखकर ठहर गई, जो उससे कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ था। वो उस कैमरे को देखते ही समझ गया कि वो मयंक का ही कैमरा था। जब उसने वो कैमरा चेक किया तो उसमें उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। जब उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो वो डर के मारे भीतर तक कांप गया। उसने जो वीडियो देखा उसमें मयंक का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ दिख रहा था और वो बोल रहा था, आदित्य मेरे दोस्त, अब मैं ये इंसानी दुनिया छोड़कर जा चुका हूं। अब मैं भी इस ट्रेन का मुसाफिर बन चुका हूं।
तू यहां से जितनी जल्दी हो सके घर लौट जा और दोबारा कभी इस जगह पर मत आना। वीडियो खत्म होते ही उस कैमरे में अपने आप आग लग गई। आदित्य अब बुरी तरह से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे उस धुंध में एक इंसानी आकृति बनती हुई दिखाई दी। वो मयंक की आत्मा थी जो शायद आदित्य को अलविदा कहने के लिए वहां पर रुकी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी, फिर वो देखते ही देखते धुंध में कहीं गायब हो गई। शायद अब वो भी उस कभी ना खत्म होने वाले सफर का मुसाफिर बन चुका था। अगर आप ये कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।